दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का लेक्चर नंबर सेकंड। क्योंकि इससे पहले हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर फर्स्ट में कंपनी का शासन, जो कि 1773 से लेकर 1858 तक चलता है। आज हम डिस्कस करेंगे क्राउन का शासन, जो 1858 से शुरू होता है और 1947 तक चलता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेजों को अर्थात ब्रिटिशर्स को ऐसा महसूस हो गया था कि भाई भारतीयों का प्रशासन बिना भारतीयों की मदद के नहीं चलाया जा सकता। तो इसमें इन्हीं सब बातों को हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से भारतीयों की भूमिका प्रशासन में दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई चली गई और अंत में आप देखोगे एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया जाता है, जिसके माध्यम से भारत को आज़ादी मिल जाती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज का टॉपिक क्राउन का शासन, जो 1858 से 1947 तक चलता है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया था किस अधिनियम के माध्यम से? तो दोस्तों, वो था भारत शासन अधिनियम 1858। जो भारत शासन अधिनियम 1858 था, इसके माध्यम से जो भारत में कंपनी का शासन अब तक चला आ रहा था वो उससे छीन लिया जाता है। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में दोस्तों ब्रिटिशर्स को ऐसा महसूस हो गया था बिना भारतीयों की सहायता के भारत का प्रशासन नहीं चलाया जा सकता। इसलिए जो ब्रिटेन की सरकार थी उसने कंपनी से शासन छीन लिया और उसको स्वयं अपने हाथों में ले लिया, अर्थात क्राउन के हाथों में ले लिया था। इस प्रकार आप देखोगे जो निदेशक मंडल था, जिसको हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते थे, और दूसरा नियंत्रक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जिसको जाना जाता था, इन दोनों ही पद को खत्म कर दिया जाता है और इनकी जगह पर एक नया पद का सृजन अर्थात स्थापित कर दिया जाता है, अर्थात एक नई पोस्ट बना दी जाती है, जिसका नाम क्या था दोस्तों? भारत सचिव। भारत सचिव का मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये किस लिए बनाया गया? क्योंकि अब हमने क्या कर दिया था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, अर्थात निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल दोनों को खत्म करके भारत सचिव के पद की स्थापना कर दी थी। ये जो दोस्तों भारत सचिव का पद था, ये इंग्लैंड के अंदर बनाया गया था। क्योंकि जो भी व्यक्ति भारत का सचिव बनाया जाता था वो क्या होता था? ब्रिटेन की पार्लियामेंट का मेंबर होता था। साथ ही साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ साथ ये वहाँ के मंत्रिमंडल का भी हिस्सा था, यानी कि ये वहाँ का कैबिनेट का मंत्री होता था, जो बताता था कि भारत में प्रशासन किस तरीके से चलाया जा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होती थी किसकी? भारत सचिव की। नेक्स्ट है दोस्तों, इस भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो गवर्नर जनरल का पद होता था उसके टाइटल को चेंज कर दिया और क्या कहा जाने लगा? उसके टाइटल को वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। किस एक्ट के माध्यम से? 1858 के एक्ट के माध्यम से। अर्थात जो गवर्नर जनरल का पद होता था उसको खत्म कर दिया और उसको अब वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट, भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर कौन बने? तो कौन बने थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग एक ऐसा व्यक्ति था जो अंतिम तो गवर्नर जनरल था, क्योंकि भाई 1858 के बाद में इस पद को तो क्या कर दिया? खत्म कर दिया। फिर इसी व्यक्ति को वायसराय बना दिया। तो सेम व्यक्ति कौन? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय बन गया और अंतिम गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनके पद को समाप्त कर दिया। जैसे कि हमने अभी बताया कि भाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद को समाप्त कर दिया तथा इनकी जगह पर भारत के राज्य सचिव अर्थात सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इस पद की स्थापना की गई। किस एक्ट के माध्यम से? 1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया, अर्थात भारत की क्वीन घोषित किया गया। किस एक्ट के माध्यम से? 1858 के माध्यम से। तो देखो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको 1858 के एक्ट के नाम से याद रखनी है कि जो कंपनी का शासन था उसको खत्म कर दिया। कंपनी के शासन में क्या होते थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इनको समाप्त किया। इनकी जगह पर भारत सचिव का पद बनाया। ये पद ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बनाया गया था, क्योंकि ये व्यक्ति जो भारत सचिव होता था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ साथ वहाँ के कैबिनेट का भी मंत्री होता था। जब भारत से
कंपनी का शासन खत्म कर दिया, तो दोस्तों जो महारानी विक्टोरिया थी उसको क्या करा, भारत की साम्राज्ञी अर्थात क्वीन घोषित कर दिया। कब? 1858 में। और साथ ही साथ जो कंपनी पहले क्या बनाती थी, अपने यहाँ पर गवर्नर जनरल बनाती थी, अब उसका टाइटल भी चेंज कर दिया। क्या कहा जाने लगा? वायसराय। क्योंकि भाई सरकारी कंपनी की चेंज होगी, सरकार किसकी आ गई, अब ब्रिटिश की आ गई, ब्रिटिश क्राउन की आ गई, तो क्राउन अपने हिसाब से एक नया टाइटल बनाएगा, तो उसने गवर्नर जनरल को ख़त्म करा और वायसराय में तब्दील कर दिया इसको। ठीक, याद रखोगे। नेक्स्ट, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा की गई। नेक्स्ट, वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के अधिनियम के द्वारा ही दी गई थी। दोस्तों ये जो अध्यादेश है इसको हम अंग्रेजी में ऑर्डिनेंस के नाम से जानते हैं। ऑर्डिनेंस की पावर वर्तमान में आप देखोगे हमारे प्रेसिडेंट के पास में है और साथ ही साथ गवर्नर के पास में है। प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति के पास में यह पावर आर्टिकल 123 में है और गवर्नर अर्थात राज्यपाल के पास में यह पावर आर्टिकल 213 में है। लेकिन यह पावर पहले किसको दी गई थी? वायसराय को। किस एक्ट के माध्यम से? 1861 के एक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट, भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा की गई थी। लेकिन दोस्तों इस 1892 अधिनियम से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो है अगला ही कि भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस एक्ट के माध्यम से दिया गया? तो बजट पर बहस करने का अधिकार दोस्तों 1852 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा ही दिया गया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको टिक कर लेना है कि ये आपसे काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया और आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। देखो क्या लिखा है, भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो बजट पर बहस करने की शक्ति दोस्तों 1892 के अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार को दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अधिनियम को जाना जाता है। जो 1909 का अधिनियम आया था उसको दोस्तों हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको इसलिए जानते हैं क्योंकि ये जो मार्ले थे ये थे हमारे इंडियन सेक्रेटरी और जो मिंटो थे ये थे दोस्तों वायसराय। वायसराय कहाँ पर बैठते थे दोस्तों? वायसराय रहते थे इंडिया में और इंडियन सेक्रेटरी अर्थात भारत सचिव कहाँ पर रहता था? भारत सचिव रहता था ब्रिटेन में। अब वायसराय भी जो इंडिया में वर्क करता था ये डायरेक्टली क्या करता था, जो ब्रिटेन की क्वीन थी या फिर सम्राट था उनका क्या करते थे? प्रतिनिधित्व करते थे। कहाँ पर? भारत में। लेकिन ये जो इंडियन सेक्रेटरी था अर्थात भारत सचिव था ये बैठता था कहाँ पर? ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी किसका मेंबर होता था? कैबिनेट का मेंबर होता था। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो भारत सचिव था ये किससे पूछता था? वायसराय से, कि भाई भारत में प्रशासन किस प्रकार से चला रहे हो आप, क्योंकि आप क्या हो? ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो इंडिया के अंदर। तो ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते थे? यहाँ पर देते थे। और ये व्यक्ति इंडियन सेक्रेटरी ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बताता था कि भाई भारत के अंदर हम प्रशासन किस प्रकार से चला रहे हैं, वो सारी जानकारी इस तरीके से इकट्ठी की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य दोस्तों पृथक निर्वाचक प्रणाली था। देखो ये जो एक्ट है ना 1909 का, ये भारत के लिए ज़्यादा मददगार साबित नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि भाई इसके द्वारा भारत में क्या हुआ, काफ़ी सारे तनाव पैदा हुए। जैसे कि इसने यहाँ पर क्या करा, पृथक निर्वाचक प्रणाली की शुरुआत करी थी। और पृथक निर्वाचक प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किसके लिए की गई थी? मुस्लिम्स के लिए। अब मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली की जब शुरुआत हुई तो इससे बेनिफिट क्या होगा? देखो सपोज करो ये कोई एरिया है, इस एरिया के अंदर काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं और साथ में इसमें क्या है, कुछ संख्या में मुस्लिम्स लोग भी रह रहे हैं। अब जब इस एरिया में काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं जो अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, तो इसमें आपने क्या कर दिया, पृथक निर्वाचक प्रणाली की शुरुआत करने के बाद में क्या करा कि इस निर्वाचक क्षेत्र के अंदर जो वोट देगा वो केवल कौन देगा? मुस्लिम कैंडिडेट वोट देगा। साथ ही साथ जो रिप्रेजेंटेशन करेगा, जो प्रतिनिधित्व करेगा, वो भी कौन करेगा? मुस्लिम व्यक्ति ही प्रतिनिधित्व करेगा। अब इससे हुआ क्या
कि भाई एक ही एरिया में रहने वाले काफ़ी सारे लोगों में से आपने कुछ लोगों के अधिकारों को छीन लिया, क्योंकि वोट केवल कौन कर सकते थे? मुस्लिम कैंडिडेट। खड़ा भी कौन हो सकता था कैंडिडेट? मुस्लिम कैंडिडेट। तो इससे क्या हो रहा है कि मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम व्यक्ति को ही वोट कर सकता था। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि जो ये मुसलमान लोग थे उस समय पर, मुसलमानों को सरकारी नौकरी या फिर अब इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा मुस्लिम्स को कि ये जो सरकारी संस्थाएं थी उनमें इन लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। ये सोच किसकी थी? ब्रिटिशर्स की। लेकिन दोस्तों ये मुस्लिम्स को एक बार सुनने में अच्छी लगेगी, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेली, फूट डालो राज करो वाली नीति खेली। क्योंकि भाई मुस्लिम्स को ऐसा लगा कि जब हमारा यहाँ पर क्या होगा, सरकारी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो हमारी एक विशेष पहचान होगी, हमारे जो राइट्स हैं, हमारे हित हैं, उनकी रक्षा हो पाएगी। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, केवल मुसलमान ही मतदाता हो सकते थे और मुसलमान ही उम्मीदवार मुसलमान को वोट कर सकते थे। इस सिस्टम को कहा गया था पृथक निर्वाचक प्रणाली। ऐसा दोस्तों ब्रिटिशर्स ने इसलिए किया था क्योंकि जो हिंदू और मुस्लिम व्यक्ति थे उस समय पर दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार रहता था। दोनों में जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना थी वो बिल्कुल चरम पर थी। यानी कि दोनों ही क्या थे, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स को ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की नीति लागू करी कि इन दोनों को आपस में ही लड़ा देते हैं। एक धर्म के लोगों को ज़्यादा बेनिफिट देंगे और दूसरों को कोई भी बेनिफिट नहीं देंगे। ऐसे ही आपने देखा होगा इससे पहले 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन भी तो इसीलिए किया गया था ताकि इन लोगों को आपस में लड़ाया जा सके। क्योंकि भाई क्रांतिकारी राष्ट्रवाद उस समय पर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। अगर वो ऐसा ना करते ना, हमें आज़ादी 1947 से पहले ही मिल जाती। क्योंकि उस समय पर हमारे यहाँ पर बड़े बड़े आंदोलन किए जाते थे, एक से एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी चेहरा सामने आ रहा था, तो अंग्रेज लोग इससे डर रहे थे। क्योंकि पूरे भारत में वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, सभी में क्या था, राष्ट्रवाद की भावना थी, राष्ट्रवाद की भावना थी। और वो सिर्फ एक टारगेट लेकर लड़ाई लड़ रहे थे कि हमें अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए। लेकिन ये यहाँ पर गेम खेल गए और 1909 में यहाँ पर गेम खेल गए और हमारे ही लोगों को, खुद को ही क्या कर दिया इन्होंने, बेवकूफ़ बना दिया, आपस में ही लड़ा दिया। तो ये प्रणाली थी दोस्तों पृथक निर्वाचक प्रणाली, जो सबसे पहले किसको दी गई थी? मुस्लिम्स को। कब? 1909 में। किस एक्ट के माध्यम से? भारत परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से। इसको किस नाम से जाना जाता है? मॉर्ले मिंटो सुधार। मॉर्ले क्या थे? इंडियन सेक्रेटरी थे और मिंटो क्या थे? वायसराय थे। साथ में आपको याद रखना है कि जो 1909 का एक्ट पास हुआ था, ये दोस्तों एक समिति थी, सर अरुंडेल समिति। सर अरुंडेल समिति के आधार पर फरवरी 1909 में इस भारत परिषद अधिनियम 1909 को पारित किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रारंभ में लाया गया। अभी डिस्कस किया है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से ऐसा किया गया था कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र या फिर पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था। नेक्स्ट, सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो सेकंड, ये कौन थे? वायसराय थे। देखो अभी हमने डिस्कस किया कि इसको हम क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। तो ये जो मिंटो है ना, ये इसी व्यक्ति का नाम है, मिंटो सेकंड। ये क्या था? वायसराय था। इसने क्या करा? यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन किया, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहते हैं इंडिया के अंदर। नेक्स्ट, 1909 में इंग्लैंड में एक राज्य सचिव थे। कौन थे? लॉर्ड मार्ले। अभी बताया कि मार्ले इंडियन सेक्रेटरी अर्थात राज्य सचिव या फिर भारत सचिव थे और मिंटो क्या थे? वायसराय थे। नेक्स्ट, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। दोस्तों इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको 1909 के शासन अधिनियम के द्वारा जाना जाता है। जैसे मार्ले मिंटो को 1909 के अधिनियम के द्वारा जाना जाता है, ऐसे ही जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड थे उनको 1919 के अधिनियम के द्वारा जाना जाता है। ये जो मॉन्टेग्यू थे ये इंडियन सेक्रेटरी थे और चैम्सफोर्ड क्या थे दोस्तों? ये वायसराय थे। वायसराय कहाँ पर बैठता था? इंडिया में। और इंडियन सेक्रेटरी अर्थात भारत सचिव कहाँ पर बैठता था? ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। ठीक है, इतना याद रखोगे। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई
1919 के भारत शासन अधिनियम या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। तो ध्यान रखना है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की शुरुआत किसके माध्यम से की गई थी? 1919 के अधिनियम के द्वारा। साथ ही साथ 1919 के अधिनियम के द्वारा दोस्तों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि प्रांतों के अंदर डायरकी अर्थात द्वैध शासन की शुरुआत भी की गई थी। किसके माध्यम से? 1919 के अधिनियम के माध्यम से। और इस डायरकी अर्थात द्वैध शासन का जनक कौन था? लायोनिल कार्टिस। लायोनिल कार्टिस नाम का व्यक्ति कौन था? इस द्वैध शासन का जनक था, क्योंकि इसने एक अपनी बुक लिखी थी डायरकी। इस डायरकी के अंदर ही इसने क्या बताया था? द्वैध शासन का जिक्र किया था कि भाई इस तरीके से द्वैध शासन चलता है या फिर होता है। और साथ ही साथ एक और याद रखना है कि 1919 के द्वारा जो हमारे यहाँ का भारत सचिव होता था उसको एक अधिकार दे दिया था कि आप क्या कर सकते हो? महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हो। महालेखा परीक्षक दोस्तों जैसे कि CAG कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति का अधिकार भारत सचिव को दे दिया गया था। और वर्तमान में जो CAG का पद है वो कहाँ पर है दोस्तों? आर्टिकल 148 के अंदर। ठीक है, इतनी बातें याद रखोगे। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। अभी डिस्कस किया कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे? लियोनस कार्टिस। अभी डिस्कस किया ये भी, लियोनस कार्टिस द्वैध शासन के जनक थे। नेक्स्ट, भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1919 के माध्यम से ही। लेकिन केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1926 में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत में लोक सेवा आयोग अर्थात पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। लेकिन केंद्रीय लोक सेवा आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में। और इसकी स्थापना दोस्तों किस कमीशन के आधार पर हुई थी? तो ली आयोग की सिफारिश के आधार पर हुई थी। ली कमीशन या फिर ली आयोग। नेक्स्ट, ली आयोग का गठन कब किया गया था? तो ली आयोग का गठन 1923 से 24 के बीच में किया गया था। यानी कि ये ली आयोग की ड्यूरेशन बताता है कि 1923 से 1924 तक ली आयोग ने काफ़ी सारे काम किए। नेक्स्ट, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला किस एक्ट के माध्यम से? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के माध्यम से। इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को हम दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जानते हैं। तो ऐसा भी आ सकता है कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस एक्ट के माध्यम से दिया गया? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अब आपको मुझे बताना है कि जो हमारी वोट डालने की एज है वो कितनी है। और वो पहले 21 साल होती थी, 21 से उसको घटाकर कितना किया गया था? 18 साल। उसके लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया, उसकी जानकारी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। अगर आप नहीं बताओगे तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये सारी जानकारी दे दूंगा। साथ ही साथ जैसे वीवीपैट यूज किया जाता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM, ये सारी की सारी जानकारी आपको याद रखनी चाहिए कि पहले EVM का यूज कहाँ पर हुआ, अब की बार कौन सी लोकसभा के इलेक्शन हुए, नोटा की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सारे के सारे याद करने हैं। जैसे नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव। अब की बार नोटा को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ, तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट, अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार, जिसको हम संघीय शासन के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना की गई। तो दोस्तों इसकी स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से की गई थी। कब की गई थी? इसकी डेट भी आपको याद रखना है। 1 अप्रैल 1937 के दिन क्या हुआ था? भारत में संघीय शासन या फिर भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम के माध्यम से? 1935 के अधिनियम के माध्यम से। अब आपको लगेगा कि यार ये संघात्मक सरकार पता नहीं कैसे है। जैसे आप वर्तमान में 7वीं अनुसूची देखते हो संविधान की, तो 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट हैं। कौन कौन सी? एक संघ सूची अर्थात यूनियन लिस्ट, दूसरी राज्य सूची अर्थात स्टेट लिस्ट, और तीसरी कनकरेंट अर्थात समवर्ती सूची। ऐसे ही दोस्तों ये जो 1935 का अधिनियम था, इसके माध्यम से भारत में
3 सूची बनाई गई थी जिनको हम किस नाम से जानते हैं? संघ सूची, प्रांतीय सूची और कनकरेंट अर्थात समवर्ती सूची। संघ सूची मतलब कि यही यूनियन लिस्ट, और पहले स्टेट नहीं होते थे, इसको हम क्या कहते थे? प्रांत बोलते थे, तो प्रांतीय सूची होती थी यहाँ पर। और सी मतलब कि कनकरेंट अर्थात समवर्ती सूची। ठीक है, तो इस प्रकार सेंटर और प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन था। इसी को हम बोलते थे क्या? संघात्मक सरकार। नेक्स्ट दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। देखो दोस्तों, ये जो द्वैध शासन है अर्थात डायरकी है, इसको प्रांतों में भी लागू किया गया, साथ ही साथ आप देखोगे इसको केंद्र में भी लागू किया गया। अब कब कब कहाँ पर लागू किया गया? जैसे 1919 में आपसे पूछा जाए तो 1919 में इसको प्रांतों में लागू किया गया था, केंद्र में नहीं। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि 1935 में इसको कहाँ लागू किया गया, तो 1935 में इसको प्रांतों से खत्म कर दिया था, इसको केंद्र में लागू किया गया। तो इसमें पूछा गया है कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई 1935 के माध्यम से। हमने देखा कि 1935 में हमने प्रांतों से जो द्वैध शासन था उसको खत्म कर दिया और कहाँ पर लागू कर दिया? केंद्र में। इसी को बोलते हैं दोस्तों द्वैध शासन अर्थात डायरकी। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये चार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1935 के अधिनियम के द्वारा। दोस्तों, जो 1935 का अधिनियम है, इसके माध्यम से भारत में एक संघीय न्यायालय अर्थात फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाती है। इस फेडरल कोर्ट की स्थापना दोस्तों दिल्ली के अंदर 1 अक्टूबर 1937 के दिन की जाती है। इस फेडरल कोर्ट के अंदर दोस्तों 7 जजेस थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम क्या था? सर मॉरिस ग्वेयर। इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सर मॉरिस ग्वेयर फेडरल कोर्ट अर्थात संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जो दिल्ली के अंदर बनाया जाता है 1 अक्टूबर 1937 को। लेकिन दोस्तों एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता के अंदर, कब? 1774 में। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। तो 1773 के माध्यम से कलकत्ता में एक 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कंफ्यूज मत होना, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सन 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ जजेस होते हैं वो होते हैं 4। इन 4 में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं जिनका नाम क्या था? सर एलिजा इम्पे। ठीक है, ध्यान रखोगे, सर एलिजा इम्पे एक मुख्य न्यायाधीश थे। किसके? जो कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था सन 1774 में। किस एक्ट के माध्यम से? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। लेकिन दोस्तों आप देखोगे कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन हुआ था दोस्तों 28 जनवरी 1950 को। इतनी बातें आपको याद रखनी है। और साथ ही साथ भारत में टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इस समय पर कितने हैं? 25 हैं। और सबसे पहला जो हाई कोर्ट बना था दोस्तों वो 1862 में बना था। और 1862 में दोस्तों 3 हाई कोर्ट बने थे, एक कलकत्ता हाई कोर्ट, दूसरा बम्बई हाई कोर्ट और तीसरा मद्रास हाई कोर्ट। लेकिन जो इनमें सबसे पहला बना था वो कौन सा था? कलकत्ता हाई कोर्ट। तो 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना होती है। साथ ही साथ 1866 में क्या बना था? इलाहाबाद हाई कोर्ट बना था। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, मुझे लगता है कि अब आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में की जाती है। वर्ष 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों एग्जैक्ट डेट क्या थी? तो वो थी 1 अप्रैल 1935। तो वो की थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ? वर्ष 1949 में। नेशनलाइजेशन बोले तो राष्ट्रीयकरण। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जब 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता था? इसका हेडक्वार्टर होता था कलकत्ता में। लेकिन इसके हेडक्वार्टर को वर्ष 1937 में, यानी कि ठीक 2 साल बाद 1937 में कलकत्ता से कहाँ पर शिफ्ट कर दिया? मुंबई के अंदर। तो वर्तमान में भी आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर स्थित है।
तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। और इसके जो पहले गवर्नर थे उनका नाम क्या था, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और जो पहले भारतीय बने थे वो कौन थे, CD देशमुख। जैसे डिमोनिटाइजेशन हुआ था यानी कि विमुद्रीकरण हुआ था तो उस समय पर कौन थे, उर्जित R पटेल। डिमोनिटाइजेशन कब हुआ था, 8 नवंबर 2016 के दिन। उसमें क्या हुआ था, 500 और जो 1000 के नोट थे दोस्तों उनको बंद कर दिया था, 500 और 1000 के नोट को। लेकिन इन दोनों को बंद करके एक नोट लॉन्च किया था नया, कौन सा, 2000 का नोट, पिंक कलर का। ये देखो पिंक से ही लिख रहा हूँ मैं, हालांकि है तो रेड ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया किस एक्ट के माध्यम से, 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया गया किस एक्ट के माध्यम से, भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से। लेकिन बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग तो कर दिया, साथ ही साथ भारत में 2 नए प्रांत, सिंध और उड़ीसा प्रांतों का निर्माण किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, बर्मा भारत से अलग हुआ कब, 1937 में। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि दोस्तों जो अधिनियम है वो आया था 1935 में, लेकिन इसके माध्यम से अलग कब किया गया, 1937 में। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया था सन 1773 में, लेकिन इसके माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है वो हुई थी सन 1774 में। ऐसे ही 1833 में क्या था, एक राजलेख आया था जिसके माध्यम से 1834 के अंदर एक लॉ कमीशन अर्थात विधि आयोग की स्थापना की जाती है। इस विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अधिनियम के बाद में ही चीजें होंगी। इसी अधिनियम के माध्यम से जैसे RBI की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को, किसके माध्यम से, हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता थी, किसकी थी प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता, भारत शासन अधिनियम 1935 को। क्योंकि दोस्तों जो प्रांतों में पहले जो डायरकी चली आ रही थी उसको खत्म कर दिया था 1935 के ने, और कहाँ पर लागू कर दिया था उसको, केंद्र में। तो अब प्रांतों से जब द्वैध शासन खत्म हो गया तो उनको क्या दे दी, प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी। ठीक। नेक्स्ट, जो प्रांतीय स्वायत्तता है दोस्तों ये 1 अप्रैल 1937 को लागू हुई। नेक्स्ट, अविभाजित भारत का विभाजन करके 2 स्वतंत्र अधिराज्यों का गठन किया गया जिनके नाम क्या थी, भारत और पाकिस्तान। यानी कि अविभाजित भारत था जो, उसको 2 जगह पर विभाजित कर दिया, 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में। कौन कौन से, भारत और पाकिस्तान। इनको किसके माध्यम से किया, तो ये किया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अर्थात इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है दोस्तों इसको 18 जुलाई 1947 को राजशाही स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। यानी कि जो उस समय पर किंग या फिर क्वीन थे उन्होंने इस पर क्या कर दिए थे, अपने सिग्नेचर कर दिए थे। कब, 18 जुलाई 1947 को। तो इसलिए ये डेट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पूछ लिया जाता है कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है उसको शाही स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी, तो कब हुई थी, 18 जुलाई 1947 को। लेकिन इसके बाद जैसे ही शाही स्वीकृति प्राप्त हो गई ये लागू कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 के दिन ये लागू हुआ था। और जैसे ही लागू हुआ दोस्तों 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन हो गया, क्योंकि हमने इसमें सारी की सारी बातें लिखी थी। जब ब्रिटिश के जो PM थे, ब्रिटेन के PM थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने घोषणा करी थी कि भाई हम 30 जून 1948 को भारत को सत्ता सौंप देंगे। लेकिन इसी के बीच में एक प्लान आता है जिसको हम माउंटबेटन प्लान कहते हैं, जो कब आई थी दोस्तों, 3 जून 1947 को। इसने भारत का कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन निकाला कि इसके बाद जो भारत का बंटवारा हुआ दोस्तों वो माउंटबेटन योजना के आधार पर ही हुआ, जो क्लीमेंट एटली ने घोषणा करी थी कि भाई 30 जून 1948 को हम भारत को स्वतंत्रता सौंप देंगे। इसी बीच में माउंटबेटन प्लान आ जाता है 3 जून 1947 को। फिर अपने हिसाब से ये बताता है कि भाई भारत का बंटवारा इस तरीके से होगा। ये काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट करता है यहाँ पर आकर, और बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई बाउंड्री इसकी यहाँ तक होगी, इस राज्य को यहाँ तक लेगी, पंजाब का बंटवारा इस तरीके से होगा, वेस्ट बंगाल का बंटवारा इस तरीके से होगा, इसको हम ईस्ट पाकिस्तान कहेंगे, इसको हम वेस्ट पाकिस्तान कहेंगे, इसको भारत कहेंगे। जो देसी रियासतें हैं वो किस प्रकार से भारत में शामिल हो सकते हैं, किस प्रकार से नहीं, कौन सी देसी रियासत शामिल होगी, कौन सी नहीं, सबको स्वतंत्रता है या नहीं, ये सारी बातें
तैयार की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, गवर्नर जनरल के रूप में तब्दील कर दिया। जैसे दोस्तों आपने देखा था 1857 की क्रांति के बाद 1858 का भारत सरकार अधिनियम आता है, उसके माध्यम से जो गवर्नर जनरल का पद होता था उसको खत्म कर क्या कर दिया था, वायसराय में तब्दील कर दिया था। लेकिन ऐसे ही जैसे ही 1947 का जो अधिनियम बना, इसने वायसराय का पद खत्म कर दिया, फिर से क्या करा, गवर्नर जनरल के रूप में ही उसको तब्दील कर दिया। किसके माध्यम से, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया कब, 15 अगस्त 1947 को, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जिस दिन लागू हुआ था, किस दिन लागू हुआ, 15 अगस्त 1947 को। उस दिन दो स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन हुआ था, एक था पाकिस्तान और दूसरा था भारत। तो भारत स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया कब, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन भारत गणतंत्र कब बना था दोस्तों, गणतंत्र बने थे हम, रिपब्लिक कब बने थे, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन हमें आज़ादी कब मिली थी, आज़ादी मिली थी दोस्तों हमें 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर दोस्तों 26 जनवरी 1950 तक हम क्या थे, ब्रिटिशर्स के डोमिनियन थे, यानी कि एज ए डोमिनेंट कंट्री हमने बिहेव किया। क्योंकि देखो दोस्तों आज़ाद तो हम हो गए थे 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हमारा संविधान लागू हुआ था कब, पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। तो इस बीच भारत का प्रशासन किस प्रकार से चलाया गया था, वो चलाया गया था दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भारतीय शासन अधिनियम था 1935 का, उसके माध्यम से इस बीच में भारत का प्रशासन चलाया गया था। और इस समय पर हम किस तरीके से बिहेव कर रहे थे, डोमिनियन कंट्री के तरीके से। याद रहेगा, भारत गणतंत्र अर्थात रिपब्लिक कब बना, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि भारत को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना क्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, माउंटबेटन योजना। जो माउंटबेटन योजना थी दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसकी तारीख को। इसकी तारीख है दोस्तों 3 जून 1947। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है, जो भारत को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना कहलाती है, क्योंकि इसी के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ। नेक्स्ट, भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड में सरकार किसकी थी दोस्तों, लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन चलाया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अभी बताया कि जैसे ही हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद से हमारा जो शासन है वो किसके आधार पर चला गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। और कब तक चला, 26 जनवरी 1950 तक। इसके बाद में भारतीय संविधान लागू हो गया, तो भारत के संविधान के हिसाब से हमारा प्रशासन चलाया गया उसके बाद में। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किए हैं। तो मुझे लगता है कि आपके काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी सारी की सारी चीज़ें, काफ़ी अच्छे से क्लियरिटी के साथ में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। और दोस्तों इस लेक्चर की जो PDF होगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखो इस लेक्चर की ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, इस वजह से हमें इस वीडियो को यहीं पर पॉज करना पड़ेगा। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।